नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एक बार फिर से मैं आपको रेलवे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराने चल रहा हूँ मैथमेटिक्स, वो भी अपनी किताब से। मेरी किताब में जो मैथ्स के सवाल दिए गए हैं रेलवे से रिलेटेड, रेलवे की सभी परीक्षाओं से रिलेटेड, मैं उन्हीं सवालों का सलूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसमें जो डिफरेंट कैटेगरी के सवाल है, जो स्टैंडर्ड सवाल है और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में आए हुए सवाल हैं और आपकी परीक्षा से रिलेवेंट सवाल हैं। मैं ऐसे सवालों को कवर कर रहा हूँ और ऐसी ही मेरी प्लानिंग अपनी किताब को लेकर के भी है कि आप उससे पढ़ सकें, उसकी कनेक्टिविटी का यूज कर सकें और अपनी परीक्षा में इसको शामिल कर सकें। हर प्रकार की परीक्षा को पर्पज़ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैं इस तरह के सेशंस आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। आप अपने एग्रेशंस, आप अपने रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा कि आप हमसे जुड़ कर के इस तरह से शामिल होकर के तैयारियाँ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये सेशंस आपके लिए अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, आप हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप जुड़े हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमसे कनेक्टेड रहिए और कनेक्टेड रहने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आप अपनी फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे कि एक कनेक्टिविटी हमारी आपकी अच्छे से बन सके। रेलवे के सवाल हैं सभी अपनी अंगणित की किताब, जो कि आप पब्लिश्ड है, जानते हैं, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, उसी पर है। इस किताब का लुक इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। ये बात किताब का प्रमोशन नहीं है, हालाँकि आप कह सकते हैं कि प्रमोशन भी है, लेकिन ज़रूरी सबसे मुख्य है कि हम इसमें सवालों से आपकी तैयारी को इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं। रेलवे ग्रुप डी का आप सबको पता है कि नोटिफ़िकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तैयारियाँ कैसी हों, किस प्रकार के सवालों का नेचर आपकी तैयारियों में हो, इस बात की जानकारी आपको होना ज़रूरी है। आप किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ें, उससे पहले जान लें कि उसमें सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही वाइड होता है, बहुत बड़ा होता है और उस समय हमको पता होना चाहिए कि हम किस सिलेबस से, किस पाठ्यक्रम से, किस चैप्टर से, किस हिस्से को कवर करें जो हमारे लिए उपयोगी है। पता चलता है कि हम कई बार चैप्टर्स पढ़ लिए होते हैं, टॉपिक खत्म हो गया होता है, लेकिन सवालों से हमारा कोई नाता नहीं रहता है। जब सवाल हमें परीक्षा में फेस करने को मिलते हैं, कहते हैं कि चाल दूरी समय का सवाल है, कहते हैं कि डिस्काउंट का सवाल है, लेकिन हमने इसको कभी अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा ही नहीं था। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप रेलवे ग्रुप डी का सवाल देखिए। 2022 का सवाल है, पूछा गया सवाल है और इस तरह के सवाल को जानिए कैसे किया जाएगा। सवाल आपके सामने है, देखिए क्या लिखा है। एक व्यापारी ने एक वस्तु के अंकित अंकित मतलब प्रिंटेड प्राइस होता है, जो एमआरपी होती है। जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो एमआरपी दिखती है। मूल्य पर 5% की छूट देने की बात करता है। कहता है कि हम 5% की छूट देंगे और 14 वस्तुओं को खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त भी देता है। मतलब 2 प्रकार की छूट वह दे रहा है। इस 2 छूटों को अगर सोचा जाए तो क्रमिक छूट के रूप में दे रहा है और कह रहा पूरे लेन-देन में, इस पूरी प्रक्रिया में उसे 33% का लाभ भी होता है। यह मानते हुए कि ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, 14 का ही सामान देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, इस सवाल का उत्तर आपको बताना है। मतलब उसने कुल 14 सामान लिए, यह प्रोसेस है और हम चाहें तो ट्रेडिशनली चल सकते हैं। कई चीज़ों को समझने के लिए, मतलब इस प्रोसेस को समझने के लिए एक बात दिमाग में रखिए, एक दुकानदार सामान खरीदता है, खरीद करके उसके दाम को निर्धारित करता है। समझिएगा, एक दुकानदार सामान को खरीदता है, उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, लागत होती है, उसके दाम को बढ़ाकर अंकित करता है, प्रिंट करता है, फिर उस पर एक छूट दे करके सामान को सेल करता है, बेचता है। और इस समय 3 चीज़ें देखिए अकर्ड होती हैं। एक तो बढ़ाकर प्रिंट किया, छूट देकर बेचा और फाइनली उसे एक प्रॉफिट या लॉस अर्न हुआ, जो कि सीपी और एसपी के कंपैरिजन से डिसाइड होता है। अब इस सवाल में देखा जाए कि 14 सामान का टोटल व्यापार हुआ है, 14 सामान को उसने खरीदा है, उसको भुगतान किया है और लाकर उस सामान को प्रिंट किया है। प्रिंट करने के बाद आ, ऐसे सोचिएगा ना, देखिए यहाँ पर दरअसल 14 वस्तुओं के खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में भी देता है। यह एक छूट का प्रोसेस है। जैसे आप सामान जब खरीदने जा रहे हैं तो उसने कहा भैया हमारे लिए तो सारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, एक जैसा ऑप्शन है कि आप हमारे यहाँ कोई सामान खरीदोगे तो 5% की छूट देंगे। कभी कभी आप जाइए शोरूम में तो ऐसे होता है कि बाहर लिखा है 5% की छूट, आप गए तो आपको लगा कि 5% की छूट तो मिलेगी मिलेगी। 10 सामान खरीदा, 11 खरीदा, 12 खरीदा, फिर आप अपना बिल बनवाने गए तो उसने कहा कि सर हमारे यहाँ एक ऑफर भी और चल रहा है कि आप 14 सामान अगर खरीद लेते हो तो हम 2 सामान आपको फ्री में दे देते हैं। मतलब आप 14 खरीदोगे, 14 पैकेट, 16 पैकेट हम आपकी गाड़ी में रख देंगे, आप 16 पैकेट लेके जाओ क्योंकि 2 सामान तो फ्री में ही हो गया। समझ रहे हैं? लेकिन ये तभी लगेगा जब 14 सामान आप खरीदोगे। समझ रहे हैं ना? 14 सामान के अंदर खरीदेंगे तो 5 ही % का छूट होगा। यही प्रोसेस है। आपको मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, समझिएगा सभी लोग। सबसे पहले देखिए एक चीज़ जान लीजिए, छूट हमेशा जो होता है अंकित मूल्य पर दिया जाता है। यहाँ से छूट बनता है। यहाँ से दाम बढ़ता है, बढ़ा के प्रिंट करता है और यहाँ से लाभ और हानि डिसाइड होता है। अगर इस सवाल में देखा जाए तो छूट है और लाभ है, 2 चीज़ें हैं, छूट है और लाभ है। बात अगर मैं छूट की करूँ, ध्यान सुनिएगा, छूट की करूँ तो छूट मतलब होगा 2 चीज़ों से कनेक्ट करेगा। एक तो अंकित मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, मतलब अंकित से विक्रय होगा।
और अगर लाभ की बात आप लोग करोगे तो लाभ का मतलब दो चीज से कनेक्ट करेगा, सीपी और एसपी, अर्थात खरीद करके विक्रय मूल्य, मतलब खरीद करके बेचा। हम चाहे तो इसको एक और तरीके से मैं आपको, पहले तो इसको आप समझिए, देखिए पैटर्न कैसे बना। ऐसे में देखा कि एसपी दोनों में है, एसपी दोनों में है, तो एसपी को मैंने ऐसे बीच में रख दिया, ठीक है, यहाँ सीपी रख दिया और यहाँ एमपी कर दिया। अब छूट की अगर हम बात करें, दो छूटें हैं, एक तो 5% की छूट है, ठीक है, तो 5% का मतलब होता है, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1/20 होता है। इसका मतलब 20 का सामान मिल रहा है 19 में, 20 का सामान कितने मिल रहा है 19 में। दूसरी स्थिति इसने हमसे कहा क्या, दूसरी स्थिति ने कहा कि 14 सामान खरीदो, हम आपको 16 सामान देंगे, अर्थात 2 सामान हम मुफ्त में देंगे। मतलब एक प्रकार से अगर यहाँ पर छूट की बात करें कि उसने 16 सामान को दे दिया 14 रुपए में। समझ रहे कैसे हुआ, 16 सामान को दे दिया उसने 14 रुपए में, कि आपको थैला पकड़ाएगा 16 का और पैसे लेगा 14 का, समझ रहे ना, और छूट के बाद लेगा। इस प्रकार से हमने सोचा कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसको कंबाइन कर ले हम लोग तो कन्फर्म हो जाए, 2 सत्ते 14 होता है और 2 अट्ठे 16 होता है, तो 20 अट्ठे 160 हो गया, 160 है, और यहाँ पर 19 सत्ते 153 होता है ना, 19 9 सत्ते 7 9 63 होता है, 7 1 के साथ 7 6 13, 133 होता है, सॉरी मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 160 का सामान, 160 का सामान छूट के हिसाब से, चलिए पहले 160 का सामान ध्यान से देखिएगा कितने में मिल रहा है, छूट मतलब 160 रुपये अगर प्रिंट था तो वह मिल रहा है 133 में, कितने मिल रहा है 133 में, 160 का सामान मिल रहा है 133 में, करेक्ट है। अब हमने देखा कि 33% का लाभ हुआ है, 33% मतलब 1/3 होता है, 1/3 का मतलब आप समझ गए हैं कि 100 का सामान मिल रहा है 133 में, ठीक है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सामान 33 से 1/3 का मतलब ये होता है कि जो सामान 100 प्रिंट है वो कितने में मिल रहा है 133 में। अब सबसे अच्छी बात है कि अपना विक्रय मूल्य दोनों में बराबर है, अगर ना होता तो हम लोग बराबर करते, ना होता तो हम लोग बराबर करते, समझ रहे हैं। यहाँ पर 33 सही 1/3 का मतलब ही होता है कि आप ऐसे जनरली जा सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग इसी प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। 33 सही 1/3 होता है, हालांकि एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है, बल्कि आप एक काम करिए थोड़ा सा, अगर आप मतलब लगभग तो जा सकते हैं बट लगभग ना जाना चाहें तो इसको ऐसे करिए, 33% डायरेक्ट लिखा, अच्छा हाँ 33 सही 1/3 नहीं, आप सीधा 1/3 नहीं लिखिए, क्योंकि 33 सही 1/3 मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा था, जबकि ये 33 है तो इसी हिसाब से सवाल ही बना है। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं सही कर रहे थे कि 100 का सामान 133 में बिक रहा है, दोनों में बराबर है, सबसे अच्छी बात है। अब स्थिति ये हो गई कि 100 में आपने खरीदा था, ग्राहक को बताया था 160 और बेचा कितने में था 133 में। अब सवाल में पूछा है क्या कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य ए है 160 और क्रय मूल्य कितना है 100 है, कितने परसेंट ज़्यादा है। 100 से कोई चीज़ जितना जुड़ जाती है उतने ही परसेंट ज़्यादा होती है। 60 ज़्यादा है 100 से, 60 गुणे 100 बटे आप 100 कर दीजिए, तो ये आपका 60% क्या है बताइए, 60% अधिक अंकित हुआ है। जो सामान आपने 100 में खरीदा है वह 60% अधिक अंकित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में इस सवाल का हल दिया हुआ है। तो बढ़िया सवाल था, देखिए इसमें सतत छूट का भी कॉन्सेप्ट है और साथ साथ आपने देखा लाभ का भी अप्रोच आपके सामने है। तो ये सब बातें आपको एकदम क्लियर हो गई, एकदम कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से एकदम क्लियरली समझ में आया होगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगले सवाल पर आइए। एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 रुपये है, ठीक है। अभी हमने पता नहीं किया कि ब्याज कैसा है। इसी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। समझिएगा ध्यान से, एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में कोई पैसा था, प्रिंसिपल क्या था, कोई प्रिंसिपल था, इस पर 10% की ब्याज दर लगाया और एक वर्ष में 400 रुपये का साधारण ब्याज हमको प्राप्त हुआ, ऐसा ही प्राप्त हुआ। अब कह रहा पैसा वही ले लेते हैं, समय भी वही लेते हैं, लेकिन समय को हम अर्धवार्षिक लेकर चलते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं। पहले तो एक बात जान लीजिए, आपको मैं बता दूं, साधारण ब्याज जो होता है वो आपका क्या होता है, प्रतिवर्ष समान होता है। 400 रुपये का ब्याज निकला, हम यहाँ से चाहें तो प्रिंसिपल निकाल लें, देखिए आप निकाल कर चल सकते हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा भाई, हमने आपको जब भी पढ़ाया होगा साधारण ब्याज में दर और समय को कंबाइन किया होगा, तो 10 गुणे 1 कर दी 10% होगा, जो कि 1/10 हो जाएगा। इसका ऊपर का मान एसआई होता है, नीचे का मान प्रिंसिपल होता है, करेक्ट है। अब यहाँ से एसआई आपका 1 है और यहाँ पर 400 है, तो 1 बराबर 400 कर दीजिए, तो 10 बराबर बोलिए कितना हो जाएगा 4000। यही आपका प्रिंसिपल है जो मूलधन है, मूलधन कितना हो गया 4000। अब सवाल में आइए, यहाँ लिखिए प्रिंसिपल, यहाँ लिखिए अमाउंट, ठीक है, यहाँ लिखिए प्रिंसिपल, यहाँ लिखिए क्या बताएं अमाउंट। 10% की ब्याज दर है, तो 10% का अर्थ क्या होता है, अब चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर हम जाते हैं 10% को, पहली चीज तो समझ लीजिए, अगर अर्धवार्षिक संयोजित होता है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में क्या होगा,
कि जो दर होती है वो आधी हो जाती है और समय 2 गुना हो जाता है। तो दर जो आपकी 10% है 5% हो जाएगी और समय आपका जो 1 वर्ष है 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, अर्थात 2 छमाही हो जाएगी। मतलब 2 साल का नियम लगेगा। तो 5% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। यहाँ से लिखिए 20 और 20 से 1 बढ़कर 21, फिर 20 से लेकर 1 बढ़े अगले पहले छमाही के लिए, फिर दूसरी छमाही के लिए। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं अगर ये 4000 था तो यह आपका 441 होगा। अब यह प्रिंसिपल सही में 4000 था, ठीक है, प्रिंसिपल तो वही था, आप देख ही पा रहे हैं। तो प्रिंसिपल अगर 4000 है, ठीक है, प्रिंसिपल 4000 है, 400 है, इस हिसाब से 400 है। तो 400 की तुलना आप किससे करेंगे, 4000 से करेंगे। 4000 से करिए तो 441 का मान बोलिए कितना होगा, 2 जीरो ऐसे खत्म हो गया, 4 से इसको काटिए 10 हो गया, 4 4 1 10 हो गया। मतलब 4410 रुपये इसका क्या हो जाएगा, ये आपका अमाउंट होगा। बट हमसे क्या पूछा था, SI CI, हमसे ब्याज ही पूछा था ना। तो ब्याज तो वैसे भी हम निकाल सकते थे, इन दोनों का अंतर भी तो 41 का था। तो आप अगर 4 मतलब ऐसे लिख रही थे, देखिए यहाँ पर चाहे तो अभी घटा दीजिए वहाँ से 4000 को, 410 आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे भी कर लेते अगर, देखिए क्या कि ये कहते कि 400 बराबर 4000 है और 41 बराबर बोलिए कितना होगा, ऐसे जा सकते हैं ना। यस, 2 जीरो खत्म हो गए, 4 10 बार हो गया, 10 का गुणा करें 410 आया। तो 410 आपका साधारण ब्याज है जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया है। तो बढ़िया सवाल है, शानदार सा सवाल है और अच्छे से आपने इसको समझा और आंसर भी देखिए किया। इस हिसाब से ऐसे सवालों पर अपना फोकस बनाइए, कंप्लीट करिए, समझिए। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। 11 संख्याओं का औसत क्या है, 41 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। छठी संख्या पूछ रहा है। देखिए एक क्रम में 1 से लेकर 11 तक की कुल संख्याएं थी, ये कुल 11 तक संख्याएं थी। इनका एवरेज दिया है बोलिए 41 है, इनका एवरेज 41 है। पहली 5 संख्या इसमें जो स्टार्टिंग की 5 नंबर है उन पाँचों का औसत 18 है। अंतिम की 5 संख्या जो है उनका औसत कितना है बताएं, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। अब ये छठी संख्या देखिए बीच में रह गई, इसका मान हम लोग को बताना है, कंफर्म करना है। आइए समझते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे सवालों को हल करने का ट्रेडिशनल तरीका भी होता है। जैसे इसमें आप लिख सकते हैं क्या, संख्या संख्या और यहाँ लिखिए औसत, ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है एक फार्मूला, औसत क्या होता है, योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या होता है। आप यहाँ से योग अगर निकालना चाहें तो औसत गुणे संख्या कर दीजिए, तो योग पता चल जाएगा ना। संख्या हमारे पास 11 थी और इनका औसत कितना था, 41 था। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना था, 18 था। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना था, देखिए 64 था। ये लिखा ना, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 था। अब आपसे कहा है कि आप हमें बताओ छठी संख्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, टोटल 11 का दिया था, इधर 10 ही का है, एक संख्या मिसिंग है। अगर आप यहाँ से इसका प्रोडक्ट कर ले तो योग आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट कर ले इसका योग, इसका प्रोडक्ट कर ले इसका योग, इन दोनों की योग के इसके योग से घटा दें, छठी संख्या आपकी कंफर्म हो जाएगी। एक तरीका है जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, तब तो अच्छा है, इसमें भी अच्छा है। फिलहाल इसमें बहुत टफ नहीं है सोल्यूशन। क्यों, देखिए 11 1 के 11, 11 चौके 44, 1 45, 451 है, 18 पंचे 90 है, 5 चौके 20 है, 5 छंगे 30, 30 तो 32 है, 320 है, 410 हो जाएगा ऐड करने पर। 410 को घटा दीजिए बस, केवल 410 को घटाइए, शून्य 1 हो गया, हाँ 451 से घटा रहे हैं तो 1 हो गया और 5 से 1 4 हो गया, बस 41 हो जाएगा। इसका मान डी ऑप्शन है। मैं इसको करने का एक तरीका आपको बताता हूँ, उसको ध्यान दीजिए। कभी कभी वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, कभी कभी क्या अक्सर वही होगा, क्योंकि इसमें इतना आसान डेटा दे तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो फंस जाएंगे हम लोग। यहाँ लिखिए संख्या और यहाँ लिखिए औसत ना, संख्या लिखिए औसत लिखिए। देखिए आगे क्या करते हैं, हमने कहा 11 संख्या थी, औसत कितना था 41, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना था 18, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना था 64। अब आपको करना क्या है, सुनिए, करना ये है भाई, ये दोनों तो पहले बराबर है, बहुत अच्छी बात है। ये जो हमारा मेन संख्या थी, मेन औसत था, ये हमारी जो औसत है उस औसत से कम है कि ज़्यादा है, कम है। कितना कम है बताइए, माइनस करिएगा। 11 से 8 3 होता है और 3 से 1 2, 23 कम है। इसकी बात करें 64 मेन औसत से ज़्यादा है क्या, हाँ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बोलिए, 4 से 1 3 होता है, 6 से 4 2 23 होता है। ये दोनों देखिए खत्म हो जाएंगे, जीरो, इसमें ना जुड़ेगा ना घटेगा। हालांकि नियम जो होता है उसके हिसाब से चलते, फिलहाल यहाँ पर हम लोग जोड़ के रख दे जीरो, क्योंकि नेगेटिव आता है तो जोड़ा जाता है, पॉजिटिव आता है तो घटाया जाता है। तो यहाँ पर मान 41 ही रह गया, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। डी ऑप्शन ही राइट सोल्यूशन है, इसको आप लोग देख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, कंफर्म कर दीजिएगा, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अगले सवाल पर आइए। एक आदमी पहले 5 दिन प्रतिदिन मतलब शुरुआत के 5 दिनों में प्रतिदिन 4 घंटे काम करता है और अगले 5 दिन प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है।
अगले 5 दिन प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, कि इस पूरे काम को 15 दिनों में पूरा कर लेता है। यदि वह प्रतिदिन आधे घंटे का लंच ब्रेक के साथ 8 घंटे काम करे, हर दिन 8 घंटे काम करने के साथ आधे घंटे का लंच ब्रेक ले, मतलब 7.5 ही घंटे काम करे, तो वह कितने दिनों में वही कार्य पूरा कर लेगा। सबसे पहले आप ऐसे समझिए, देखिए स्टार्टिंग के 5 दिन 5 डेज, ठीक है, कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है 4। फिर देखिए, फिर 5 दिन कितने घंटे 5 घंटे, फिर अगले 5 दिन 6 घंटे। इस प्रकार से अगर टोटल काम की बात किया जाए, अच्छा काम को उसने कितने दिन में पूरा कर लिया 15 दिन में। मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्या है, देखिए हम लोग ऐसे सोचते हैं जैसे ए इतना दिन लगा, इतना घंटा कार्य किया, तो कितना कार्य किया बोलिए, 5 चौके 20, मतलब एक दिन में उसने 20 काम किया। इसी प्रकार से एक दिन में 25 काम किया, एक दिन में 5 छंगे 30 काम किया, और टोटल दिन कितने किया बोलिए, यहाँ पर टोटल उसने 15 दिन किया। और 15 दिन किया तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिनों के हिसाब से देखिए कुल अगर हम काम को निर्धारित कर लें, क्योंकि ऐसे में कहा गया है कि पूरे काम को उसने 15 दिनों में पूर्ण कर लिया, मतलब इस प्रकार से अगर हम लोग जाते हैं तो पूरे काम को उसने 15 दिनों में पूर्ण कर लिया। अब एक चीज़ हम लोगों ने सोच रखा है, हम इस पूरे काम को 8 घंटे, देखिए कह रहा है इस पूरे काम को 15 दिन में, और आप देखें तो ये 15 ही दिन तो है, 15 दिन में उसने पूरे काम को पूर्ण कर लिया। काम कितना है आप देख पा रहे हैं, 20 है, 25 है और 30 है, यही तो टोटल काम हुआ है। टोटल जोड़ लीजिए काम कितना हुआ है, अगर जोड़ के देखिए तो कितना हो रहा है, 30 20 50, 50 और 25 75, 75 काम पूरा हुआ है। इस 75 काम को हम चाहते हैं कि हम प्रतिदिन 8 घंटे काम करें और आधे घंटे का लंच लें। इसका मतलब आधे घंटे अगर लंच लेंगे तो 7.5 ही घंटे तो काम करेंगे। हम इस 75 काम को 7.5 के हिसाब से प्रतिदिन करना चाहते हैं, तो कितने दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा, दशमलव हटा दे, एक जीरो, 75 से 10 दिन लगेगा पूरा काम होने में। तो ए ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। दरअसल जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क ध्यान दीजिएगा, कुल कार्य क्या होता है, कुल कार्य होता है कि आपकी कितनी क्षमता है एक दिन में काम करने की, गुणे समय, प्रतिदिन आप कितना कार्य करते हैं और कितने दिन में करते हैं, कुल एफिशिएंसी हमारी क्या है और कितना हमारा समय लगेगा। इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। 10 दिन में कार्य आपका डन हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल है, टाइम एंड वर्क को कह रहा है कि पढ़ो आप मन लगाकर, तभी हो पाएगा। ठीक है, आज मुझे लगता है सारे सवाल देखने के बाद आपको लग रहा है कि जितने जितने टॉपिक से लिए गए, हर टॉपिक को आपको डिफाइंड होना चाहिए, आपके दिमाग में उसका अप्रोच होना चाहिए। इस तरह से आप लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी कन्फर्म होगा। और आप मुझसे भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ें इसको ज़रूर। पढ़ेंगे तभी, देखिए ग्रुप डी के ही सारे सवाल उठाए गए और कोई सवाल में कमजोरी नहीं है, सवाल अपने स्तर पे सब अच्छे हैं। ग्रुप डी को ग्रुप डी मत मानिए कि ग्रुप डी का मतलब चल के हम रेलवे ट्रैक पे मतलब हम कोई सामान उठाएंगे। ग्रुप डी एक सही जॉब है, कोई ख़राब जॉब नहीं है रेलवे के हिसाब से। और जिस हिसाब से आप छोटी छोटी जॉब की तैयारी करते हैं, एमटीएस से लेकर पुलिस कांस्टेबल तक, तो वो सब मतलब कोई चीज़ बुरी नहीं है ग्रुप डी, आप समझिए। एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय तक पहुंचता है, घर से 2 घंटे में, ये उसका घर है और ये उसका कार्यालय मतलब ऑफिस है। कितना समय लगता है टोटल पहुंचने में, 2 घंटे, करेक्ट। वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुल दूरी का 1/4 साइकिलिंग करता है, मतलब स्पीड रखता है कुल 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, और कितना, पूरी दूरी का 1/4, 1/4 पार्ट साइकिल से जाता है। ठीक है, साइकिल से जाता है। इसके बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस द्वारा कुल दूरी का आधा हिस्सा, जो पूरी दूरी होती है उसका आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस से ट्रेवल करता है, आधा हिस्सा 1/2 पार्ट, हाँ, ये बस से कवर करता है। फिर कह रहा है कि बाकी जो बचेगा हिस्सा, अब बचा कितना समझ सकते हैं आप, 1/4 और आधा मिला दीजिए तो 3/4 हो गया, 1/4 हिस्सा और बचा है। इस 1/4 हिस्से को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर तय करता है। इस व्यक्ति की औसत गति क्या है। औसत जो होता है, औसत वो भी गति, औसत गति और औसत में बहुत फर्क होता है, बहुत अंतर आता है, समझिए। कुल तय की गई दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय होता है, मतलब कुल कितनी दूरी आपने तय किया और कुल कितना समय लगा, यही नियम होता है। ठीक है, जब हम कुल दूरी बटा कुल समय करते हैं तभी जा करके आपको औसत गति कन्फर्म होती है। आपने देखा कि आप समझ पा रहे होंगे कि 2 घंटे में उसने अपने घर से कार्यालय तक की दूरी को तय किया। दूरी को अगर हम 1 मान लें या कुछ भी ऐसे सोच लें, तो पहली चीज़ आप डिसाइड कर लें, कोई एक डिस्टेंस आपको अपने मन से सोचना पड़ेगा, ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी जो थोड़ा ठीक ठाक हो। और उसको ऐसे सोचिए, दूरी का 1/4 हिस्सा, दूरी का 1/2 हिस्सा, और बचेगा भी 1/2 ही, क्योंकि अगर हम दूरी को, डिस्टेंस को हम 1 माने
तो 1 का 1/4, 1 का आधा, आधा चौथाई, 3/4 तो 1/4 ही बचेगा। हमने दूरी को अपने हिसाब से, टोटल डिस्टेंस को आप अपनी मर्जी से मान लीजिए 12 किलोमीटर, 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 12 मान लीजिए 12 किलोमीटर। अब सुनिए क्या हुआ, इस 12 किलोमीटर को 2 घंटे में तय किया जा रहा है, ठीक है। 12 किलोमीटर कुल दूरी आपने मान लिया। अब मेरी बात सुनिएगा, खूब अच्छे से कंफर्म करिएगा। एक टोटल दूरी हमने 12 मान लिया, ठीक है। उस 2 घंटे की भी ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि हम कुल दूरी बटा कुल समय, देखिए कैसे समय निकलेगा। पहला जो हिस्सा है, सोचिए 1/4 करेंगे अगर इसका, तो कितने किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। दूसरी तरफ चलते हैं, अगर इसकी बात हम लोग करें, ऐसे थोड़ा सा और दूर लंबा मान ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, दशमलव का उपयोग नहीं होगा। 120 मान लीजिए, बहुत बेहतर हो जाएगा। 120 मानने से फ़ायदा ये होगा ना, देखिए क्या होगा, 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, 120 का 1/4 करिए, 1/4 तो 30 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा, 30 किलोमीटर होगा। इसी प्रकार से आधा करेंगे तो 60 किलोमीटर होगा। 60 और 30 90, तो अगला हिस्सा भी 30 ही किलोमीटर होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 3 हिस्से हो गए। अब हमको पता है एवरेज का फार्मूला, टोटल डिस्टेंस जो कि 120 है, कुल लगा समय, समय क्या होता है भाई, हम सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर हमको चाल पता है और चाल पता है, समय पता है, चाल पता है, समय पता है, तो हम हमें चाल पता है और दूरी पता है, तो दूरी बटा चाल बराबर समय हो जाएगा। तो 30 किलोमीटर की दूरी को अगर हम 15 की गति से तय करेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 2 प्लस 30 किलोमीटर। अब यहाँ पर दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर की दूरी को 30 से तय करेंगे तब भी 2 घंटे। अब बचा 30 है, और इस समय स्पीड क्या थी, 5 थी, 5 से भाग करिए, 6 घंटे लगा। तो 120 बटा 6 4 10, 120 बटा कितना हुआ 10, आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा बी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लीजिएगा पूरे हिस्से को अच्छे से कंफर्म करके, कुल दूरी का, कुल औसत के लिए समयों का उपयोग करिए और चाल को, औसत चाल को निकाल लीजिएगा। इस तरह से आज के सेशन में सारे सवाल डन, जो हमने प्लान किया था, मेरे ख्याल से एकदम क्लियर और स्पष्ट हो गया है। आप सभी लोग, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ लें, QR से और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अपने फीडबैक सुझाव जरूर दें, अपने कमेंट्स जरूर दें। कनेक्टिविटी में बने रहने के लिए आप हमें ज़रूर बताएं। हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा ना, कि हम करें तो अच्छा है, ना करें तो कोई मतलब नहीं। तो इस तरह की प्लानिंग तभी अच्छी होती है जब आपका एग्रेशन हमारी तरफ उस टाइप से बना रहे, तभी हमारे प्रयासों में बल मिलेगा और उससे ज़्यादा बेहतर करने की सोचेंगे। तो अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।